बनर्जी अगर अब की आ गई तो क्या बंगाल भारत में नहीं होगा? एकदम, मैं तो आपको लिखित रूप में ये चीज़ दे सकती हूँ। एक पेपर लाइए, मैं लिख कर दे देती हूँ आपको। अगर उनको वाकई में पश्चिम बंगाल को भारत का अंग बनाए रखना है और उनको बांग्लादेश का अंग में नहीं जोड़ना है, तो एकत्रित हो करके भगवाए हिंद करें। अल्लाहू अकबर बोलो और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना पढ़ो और मुसलमानों की तारीफ करो और मुसलमान रिसाइटेशन की तारीफ करो, मुसलमान उम्मा और अल्लाह की तारीफ करो। दैट आई कांट डू। मैं टिकट पे ही आ रहा था कि पहली बार नाज़िया इलाही खान इतना सॉफ्ट है ममता बनर्जी पर। ये व्यूअर्स भी कहेंगे कि क्या टीएमसी से टिकट चाह रही हैं क्या आप नाज़िया इलाही खान? नो नो नो, नॉट एट ऑल। जब दूसरे देश में कोई गलती करता है तो वहाँ के लोगों की जुबान काट दी जाती है। खेला हो बे? खेला बोलते थे बोला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भूमिकाएं बनाएं उससे पहले बता दें कि आज कौन है मेरे साथ। नाज़िया इलाही खान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब मुझे लगता है कि बातचीत इतनी हो चुकी है कि भूमिकाओं का वक्त नहीं रहा। हाँ, सीधे बात करते हैं। तो शुरुआत चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल से ही। खेला हो बे? खेला करते देबो ना। हमको हिंदी में समझा दीजिए। हम लोग दीदी का खेला तो नहीं करने देंगे इस बार। और जिस हिसाब से हमारी माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि हम लोग बहुत संवैधानिक और सभ्य परिवार से आते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग तृणमूल कांग्रेस के नेता करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के, उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं आज भी, क्योंकि मैं वोटर हूँ पश्चिम बंगाल की, मैं आज भी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा ही बोलती हूँ। और जिस हिसाब से खेला हॉबे वो छाती चौड़ी करके बोलती हैं और उसके बाद फिर बम गोली बारूद और गजवाए हिंद का जो एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, वो इस बार 2026 के विधानसभा इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में हम होने नहीं देंगे। इस बार भगवाए हिंद होगा। कैसे आप लोग रोकेंगे? जब बजट पेश हुआ, पैसा आवंटित हुआ, तो 5,000 करोड़ से ज्यादा मदरसों और मौलवियों को दे दिए गए। उन्होंने तो अपना सेट कर रखा है कि जो मेरा कोर वोट बैंक है वो कहीं नहीं बिछड़ेगा। पिछली बार लगभग 70% मुस्लिमों ने उनको वोट कर दिया। देखिए, जिस हिसाब से बजट पर आंखें टिकी होती हैं, और खास करके मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बीपीएल फैमिली सबसे ज्यादा अपनी आंखें टिकाकर बैठते हैं बजट पर। और जब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बजट पास होता है और 3,400 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को दिया जाता है, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि माइनॉरिटीज में अगर संख्या सबसे ज्यादा किसी की है तो वो मुसलमानों की है, मोर देन 14%। और 813.7% करोड़ रुपया जो है वो एडुकेशन एनहांसमेंट के लिए अप्रूव्ड और एलोकेट किया जाता है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री योजनाओं में भी उनको रखा जाता है। तो मैंने एक लिखित रूप में हमारे किरण रिजिजू साहब को, जो माइनॉरिटी कैबिनेट मंत्री हैं, जो अभी हालिया में अजमेर दरगाह गए थे, चादर चढ़ा कर आए थे, माथा पोड़ कर आए थे, तो अजमेर जैसे चकला और कोठा में जब वो जा करके दुआएं मांग कर आए थे, तो मैंने उनको उस वक्त भी काफ़ी कुछ मैंने उनसे सवालात पूछे थे। और इस बार भी बजट में मैंने उनको एक लिखित रूप में लेटर भेजा है। इट्स एन ग्रीवियांस लेटर एंड आई हैड रिटन एंग्विशली कि माइनॉरिटी के इन्हांसमेंट ऑफ एजुकेशन का मतलब, पढ़ना तो उन्होंने मदरसे में ही है, उनको इस्लाम ही सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना है। आप पूछेंगे संविधान पहले, वो बोलेंगे इस्लाम पहले। आप पूछेंगे देश पहले, वो बोलेंगे इस्लाम पहले। तो जिस मदरसे को आप पैसा दे रहे हैं और जिस माइनॉरिटी में सबसे हाईली पॉपुलेटेड मुसलमान कम्युनिटी के लिए आपने 3,400 करोड़ रुपए दिए, वो मदरसे के अंदर सीख क्या रहा है? हिंदुओं के तर त्योहार के खिलाफ बातें और काफिर और कुफ्र के कलामात और बुत परस्तों के खिलाफ जहर, यही सारी चीजें तो सीख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की सरकार और हमारे कैबिनेट माइनॉरिटी मिनिस्टर को
मदरसे को वैनिश करने की तरफ सोचना चाहिए था, मदरसे को डिमोलिश करने की तरफ सोचना चाहिए था, मज़ारों को वैनिश करने की तरफ सोचना चाहिए था, मज़ारों को डिमोलिश करने की तरफ सोचना चाहिए था, मुसलमान युवा पीढ़ी को और बच्चों को एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ रागिब करना चाहिए था। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। लेकिन बात ऐसी है कि पश्चिम बंगाल अब हमारे नाक का सवाल है, और जाहिर है कि ममता बनर्जी के पॉकेट वोट में जो चंद पाकिस्तानी वोटर्स हैं, रोहिंग्या वोटर्स हैं, बांग्लादेशी वोटर्स हैं, और आज जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जिस हिसाब से वो छटपटा रही हैं और वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका आ गई और वाइट साड़ी और ब्लैक शॉल में उन्होंने अपना सबमिशन रख दिया और उन्होंने हाथ जोड़ा चीफ जस्टिस ऑफ भारत के सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत पर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने जो 15 दिन पहले ममता बनर्जी के अपीयरेंस से 15 दिन पहले जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में चीफ जस्टिस ऑफ भारत के 3 जजेस की बेंच पर जो सीरीज ऑफ क्वेश्चनेबल चीजें रखी थी प्रूफ के साथ कि हमारे पश्चिम बंगाल में एक माता पिता ऐसे हैं मुसलमान जिनके 389 बच्चे हैं, उस पर कोई भी टिप्पणी या कोई भी रिप्लाई ममता बनर्जी ने नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, और हिंदू जो वोटर्स है अगर उनको वाकई में पश्चिम बंगाल को भारत का अंग बनाए रखना है और उनको बांग्लादेश का अंग में नहीं जोड़ना है तो एकत्रित हो करके भगवाए हिंद करेंगे। ममता बनर्जी अगर अब की आ गई तो क्या बंगाल भारत में नहीं होगा? एकदम, मैं तो आपको लिखित रूप में ये चीज दे सकती हूँ, एक पेपर लाइए, मैं लिख कर दे देती हूँ आपको, और मैं आपको बता रही हूँ कैसे नहीं होगा। नहीं रोहित जी, मैं आपको बता रही हूँ कि ममता बनर्जी साहिबा का हालत वही होगा इस बार जीतने के बाद जो शेख हसीना का हुआ है। ममता बनर्जी पर मुझे तरस आ रहा है, अफसोस आ रहा है। कौन करेगा कि वो लेट मी क्लियर कि वो जिस हिसाब से सत्ता के लिए वो जिन कठमुल्लों के पक्ष में वो चक्करें काट रही हैं देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की, वो देश के प्रधानमंत्री को गालियां परोस रही हैं, वो देश के गृह मंत्री को गालियां परोस रही हैं, वो देश के संविधान के बियॉन्ड जा रही हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो अपने स्टेटमेंट को दे रही हैं। उनको आइडिया ही नहीं है कि वो सालों से फरहाद हकीम नामक एक मंत्री को सांप है वो, और वो दूध पिला रही हैं। फरहाद हकीम कंप्लीटली मोहम्मद यूनुस 2.0 है, और इस बार 2026 में अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो 2028 आते आते तक ममता बनर्जी को शेख हसीना की तरह भागना पड़ेगा, अपने आप को आदरणीय प्रधानमंत्री के घर में सुरक्षित करना पड़ेगा। नहीं तो जो शेख हसीना के साथ हुआ बांग्लादेश में, एग्जैक्टली वो सिनेरियो आप लोग एक्सक्लूसिव न्यूज में दिखाएंगे। करेगा कौन? मुझे अभी जवाब नहीं मिला। मुस्लिम। और उसका नेतृत्व कौन करेगा? उनका नेतृत्व फरहाद हकीम करेगा, ये हुमायूं कबीर करेगा, सिद्दीकुल्लाह चौधरी करेगा नेतृत्व। कैन यू इमेजिन 2022 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा में एक पूल कमेटी बनाई थी। उस पूल कमेटी में ममता बनर्जी ने मदरसों को, सारे पश्चिम बंगाल के जितने भी हजारों मदरसे हैं, उस पूल कमेटी में डाला था। हालांकि ये स्टेप ममता बनर्जी का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं यहाँ पर अभी एज अ पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इंटेलेक्चुअल बात कर रही हूँ। और उस पूल कमेटी में उन्होंने जो एमओयू बनाया था और जो उन्होंने गैजेट्स इशू किए थे, उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि प्रत्येक जितने भी पश्चिम बंगाल के मदरसे हैं, इस पूल कमेटी के माध्यम से उसके टीचर जो है वो एलोकेट किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, और वो टीचर मस्ट बी एडुकेटेड, चाहे वो इस्लामिक नॉलेज में बहुत अच्छा नॉलेजेबल हो। जैसे जब हम मदरसे में पढ़ते हैं तो हाफिज कुरान, इमाम, मुफ्ती, कारी बनते हैं, तो वो डिग्री होनी चाहिए, चाहे उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको मुझे लगता है पता होगा, क्योंकि आप अच्छे पत्रकार हैं, तो जितने भी वो ढकैया भाषी वाले मुसलमान हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ में प्रदर्शन किया था वाई चैनल पर, धर्मतल्ला, और वहां पर उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया था कि वो होती कौन है,
पूल कमेटी बनाने वाली, वो होती कौन है? मदरसे के टीचर अपॉइंट करने वाली। मदरसे में वही टीचर आएगा जो पश्चिम बंगाल का मुसलमान चाहेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। वो पूल कमेटी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो हैं, वो ममता बनर्जी को रद्दी खाते में डालना पड़ा, और वही हो रहा है जो ढकैया बंगाली चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो आप बात बता रही हैं ये अभी भी हो रहा है। अभी बजट जब पास किया गया, भले मदरसों को और अल्पसंख्यकों को दे दिया गया 5,000 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन जो मुअज्जिन कहा जाता है, हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा तो कुछ बढ़ाया नहीं, 500 रुपये ही बढ़ा देते। नहीं बढ़ाया है तो हम इसका जवाब देंगे ममता बनर्जी को। तो क्या उसकी शुरुआत हो गई है? नहीं, अभी हालिया में देखिए, जब 22 दिसंबर को, 22 जनवरी को, 22 जनवरी को जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा था, तो उस वक्त जितने भी मुसलमान थे वो ममता बनर्जी के विरोध में थे। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब पश्चिम बंगाल का मुसलमान तय करेगा, ये ममता बनर्जी नहीं तय करेगी, ये उन्होंने साफ कहा है। अब देखिए, मैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स दे रही हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का डॉक्यूमेंट है। मैं इसको दे के भी जाऊंगी आपको, आप इसको रीचेक कर लेना, ठीक है? हमारे पश्चिम बंगाल में मैंने जो रिसर्च किया है, मेरे रिसर्च के हिसाब से 113 जूट मिल जो है वो रिसर्च में आया है, ठीक है? मैं जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। जी। इट्स 113 जूट मिल, और इसमें से ऑपरेशनल कितने हैं? 42। 113 जूट मिल में ऑपरेशनल जो है 42 है, ठीक है? लेकिन 113 में से 71 ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, 71 ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, लेकिन जब आप विजिट करते हैं तो ऑपरेशनल 42 है, ठीक है? अब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका डेली वेजेस आता है 442 रुपया या 462 रुपया, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसका इनवॉइस जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन वहां पर मोर देन 70% मुसलमान जो एम्प्लॉय हैं वो 180 रुपए डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। एंड हु आर दे? क्वेश्चन मार्क। दे आर बांग्लादेशी घुसपैठिया। अब आप इसको डिकोड और करो। अब ये जो इनवॉइस इनका इस जूट मिल से जा रहा है, ये जूट मिल अफिलिएट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये जूट मिल रिकॉग्नाइज्ड होता है स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि इसके एम्प्लॉयज के इनवॉइस को ये पूरा एक फाइल रेडी करते हैं साल भर का, और उसके बाद फिर वो भेजते हैं कहाँ है? लेबर डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो वहां से ठप्पा लगा करके उनका पीएफ और उनके सारी चीजें वो अप्रूव्ड करके भेज देते हैं। अब ये जो घपला चल रहा है घुसपैठियों का, ये पूरा का पूरा इनवॉइस लेबर मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेबल पर जा चुका है। अब 42 घंटा 48 घंटा आपके इंटरव्यू में के बाद अगर वो ठप्पा लग करके आ जाता है, एसआईआर की ताकत भी नहीं होगी उसको बांग्लादेशी घुसपैठिया बोल करके बंगाल से निकालने की। व्हाट यू थिंक कि एसआईआर ने 60 लाख वोटर कैंसिल कर दिए और उसने बांग्लादेशी घुसपैठिया निकाल दिया? नो 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 वे। एक क्षेत्र में बता रही हूं आपके माध्यम से, आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत की एक पूरी की पूरी टीम सिर्फ कस्बा कॉन्स्टिट्युएंसी, सिर्फ पोर्ट कॉन्स्टिट्युएंसी और सिर्फ हुगली कॉन्स्टिट्युएंसी और सिर्फ मुर्शिदाबाद और मालदा कॉन्स्टिट्युएंसी चले जाए, 2 करोड़ तो वहां से निकल जाएंगे। तो 60 लाख निकाल करके आपने कौन सा तीर मारा है? एंड आई एम कंप्लीटली वीगन, सो डोंट गिव अस लेमन जूस ना, बिल्कुल, एंड डोंट ट्राई टू मेक अस फूल ना। अच्छा, अगर मान लीजिए आप 2 करोड़ का दावा कर रही हैं, सिबंदी अधिकारी भी 1 करोड़ 10 लाख का कर रहे थे एसआईआर से पहले, अगर फिर भी 60 लाख ही निकले हैं, तब तो फिर ममता बनर्जी मजबूत हैं। फिर भी ऑब्वियसली मजबूत है, 110% मजबूत है। क्योंकि देखिए, जो फेक वोटर्स है, जो एक्चुअली मुस्लिम, जो बंगाल के वोटर्स है, वो तो ममता दीदी को ही वोट करेंगे, 110% वोट करेंगे। अब उसकी वजह भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान जो है वो घिन करते हैं या नफरत करते हैं भाजपा से।
बहुत सारे मुसलमान हैं जो भाजपा को वोट करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो लाइफ बड़ी कंजर्वेटिव, बहुत ऑर्थोडॉक्स और बिना रिफॉर्मेशन के, बिना इंप्रूवमेंट के, बिना डेवलपमेंट के, बिना एजुकेशन एनहांसमेंट के जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, डल सिटी दिखाई दे रहा है, उससे वो उभरना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे कैंडिडेट आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में, वो कैंडिडेट मुस्लिम एरिया में जाके प्रचार नहीं करते हैं, Y+ सिक्योरिटी लेकर के भी। और उसका डर है। ममता बनर्जी कहती हैं मेरी मर्जी है तो अमित शाह एयरपोर्ट से निकल पा रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं चाह रही हूं, तुम नहीं चाह लूंगी तो अमित शाह नहीं निकल पाएंगे। सेकेंड थिंग इज कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रोटेस्ट और जितने भी मतलब कार्यक्रम और जितने भी आयोजन होते हैं वो हिंदू एरिया में होते हैं, मुस्लिम एरिया में उनकी वो जा ही नहीं पाते हैं। एक काउंसलर को Y+ सिक्योरिटी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर को दिया गया है। काउंसलर को, जो पार्षद होता है, उसको दिया गया है Y+ सिक्योरिटी, बट दे डोंट हैव गट्स टू विजिट मुस्लिम एरिया, दे डोंट हैव गट्स। द फोर्थ थिंग इज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुटबाजी है। आप मुझे पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी की 5 महिला नेत्रियों के नाम बताइए जो एक्टिव है। बस मुझे अगर मैं देखूं तो क्या नाम है वो जो रोज बाइट देती हैं, नाम मैं भूल रहा हूं। अग्निमित्रा पॉल। हाँ, अग्निमित्रा पॉल है। और इसके अलावा मान लीजिए नाज़िया इलाही खान। नहीं, मैं तो पहले सक्रिय थी, अब मैं देश की राजनीति में सक्रिय हो चुकी हूँ। पहले मैं दिन भर में 10-10 चैनल्स पर मैं बैठती थी बंगाल के। पिछले 1 साल से बाकी तो बहुत से आते हैं, टिकट मिलता है, फिर पता नहीं क्या होता है। 5 नाम जो बहुत हाईलाइटेड है पश्चिम बंगाल की महिला नेत्री में है कोई एक, बस अग्निमित्रा पॉल। अग्निमित्रा पॉल का बस ना चले तो वो अपने कंधे पर वो पंख लगा ले और पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ वही जाए। जो मतलब गलती से कोई और भी महिला नेत्री किसी मंच पर बैठ जाती है या कैबिनेट मंत्री कोई जाते हैं तो कोई और गलती से, कहीं अग्निमित्रा पॉल बिजी है और वो उसको जाना पड़ता है विजिट उनको रिसीव करने के लिए, वो भी अग्निमित्रा पॉल मुझे लगता है कि नहीं चाहती होगी। वो भी नहीं चाहती होगी। उसको ऐसा लगता होगा कि भाई सब घर में बैठ जाओ, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की नेत्रियां हैं वो प्लीज घर में बैठो, सिर्फ आई एम द ओनली वन एंड आई विल प्ले। वो निकलने ही नहीं दे रही है किसी को। तो ऐसे में 148 सीट कैसे जीत पाओगे आप लोग? यही तो सवाल है, वो निकलने ही नहीं दे रही है किसी को। और आप सोचो कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मात देनी है तो बल्क ऑफ अनकाउंटेबल महिला नेत्रियों की जरूरत है। वोकल, एक्टिव, एनर्जेटिक, दबंग, शेरनी टाइप की महिला नेत्रियों की जरूरत है। जस्ट लाइक ममता बनर्जी। जस्ट लाइक ममता बनर्जी, कि उसको काउंटर मुंह पर करे। अब मेरे ऊपर एक दिन में 71 FIR हुआ, पुलिस आई 200 मुझे पकड़ के लेके चली गई। मैं तो पुलिस के सामने और कोर्ट के परिसर में मेरी मॉब लिंचिंग हुई। आप लोगों ने उसका वो भी बनाया था, न्यूज भी बनाया था। क्या मैं डरी या मेरे शब्दों में कोई लचक आ गई या मैंने अपने शब्दों को बहुत चेंज करना स्टार्ट कर दिया? नो, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं वैसे ही हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अग्निमित्रा पॉल ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितनी भी एक्टिव और एनर्जेटिक महिला नेत्रियां थीं सबको उसने घर बैठा दिया। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी कितनी सीटें जीतने जा रही है? मुझे तो लग रहा है कि जो था उससे कम होगा। 77 से कम? क्यों, लोकसभा में कम हुआ ना। मैं आपके साथ ही पॉडकास्ट में बोल के गई थी। आपकी तो सब कह रहे हैं सरकार बनने जा रही है। मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बोल के गई थी कि आप लिख लीजिए कहीं पर, आप उठाकर वो देखिए, नहीं तो मैं भेज दूंगी लिंक। लोकसभा इलेक्शन में कि जितनी सीटें थी उससे कम होगी, हुई ना, 19 से 12 आई ना। अब आप 77 से लिख लीजिए 50 या 55। ये क्यों होने जा रहा है भाई? क्योंकि महिला नेत्री नहीं है और महिला नेत्रियों को निकलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अग्निमित्रा पॉल चाहती नहीं है। द सेकंड थिंग इज एवरीवन रियलाइज कि भाई मेरे से बड़ा नेता कोई हो ही नहीं सकता है। एवरीवन रियलाइज कि अगर मैं इसको चांस दे दूं तो कहीं अगर आगे निकल गया या निकल गई तब तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी। अब जो लिस्ट टीम बना करके लेकर आती है या जो RSS की लिस्ट होती है या जो IB की तरफ से होती है या जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र कार्यालय की तरफ से जो कैंडिडेट की लिस्ट होती है, अब उस लिस्ट में
गुटबाजी चलती है, नहीं नहीं इसको मैं तुरंत 2 लोग जाएंगे, जाकर के अमित शाह जी के पास बैठेंगे और उसके बाद फिर फॉर नो रीजन वो लिस्ट की कटाई छटाई चलेगी और कटाई छटाई करके किसको टिकट दिया जाएगा? श्रावंती को, जो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग मदन मित्रा टीएमसी के मंत्री के साथ नौके में पार्टी करेगी। किसको टिकट दिया जाएगा? जोश बैनर्जी, जो नुसरत रूही जहान जैन का बॉयफ्रेंड और उसके बच्चे का बाप है। किसको टिकट दिया जाएगा? रानी मां, जिसको कोई नहीं जानता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप कैंडिडेट बना करके खड़ा करोगे तो इसका मतलब है कि बिहाइंड द कर्टेन आप ममता बनर्जी से कुछ ले रहे हो और आप मैदान क्लियर करके दे रहे हो कि भाई तुम जीत लो। अब आप सोचो कि महुआ मोइत्रो के अपोजिशन में रानी मां, कैसे? महुआ मोइत्रो के अपोजिट में महुआ मोइत्रो जैसे दिमाग की कोई महिला चाहिए थी, रानी मां नहीं चाहिए थी। शी इज एलीट, शी इज क्लासी, शी इज ऑनर, लेकिन वो कैंडिडेट नहीं हो सकती थी। पॉलिटिशियन प्योर चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्रिय राजनीति, एक्टिव राजनीति, ग्राउंड की राजनीति, जीरो ग्राउंड पर जमीन की राजनीति जितनी मैंने की है टीएमसी में रह करके और बीजेपी में रह करके, अगर मुझे बोला जाए कि तुम रिसर्च करके चार्ट बना दो तो मैं बना दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि 142 तो छोड़िए, हम आराम से 150 से ऊपर ले आएंगे, आराम से। 60% पार्टी का एफर्ट होता है और 40% कैंडिडेट का ऑरा होता है। अगर आप कैंडिडेट बहुत धाकड़ खड़ा करते हो, शेर और शेरनी टाइप से खड़ा करते हो, तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी को हमको मात देनी है उसके कैंडिडेट का मनोबल टूटता है। आउटस्पोकन कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा होता है तो सामने वाले को पता होगा कि वो एक बोलेगा, ये सामने में 4 बोल करके रख दिया जाएगा, सारे भेद खोल करके रख दिए जाएंगे। और अभी तो ये हाल है कि फिरहाद हकीम अगर कहेगा कि हम जैसे ही 50% होंगे फिर हम देख लेंगे, वो ये बयान देते हैं। हुमायूं कबीर कहता है भागीरथी में काट कर फेंक देंगे यूसुफ पठान को जिताने के लिए। अब वो ये कह रहा है हुमायूं कबीर की ममता बनर्जी ने मुझसे कहा था इलेक्शन के दौरान कि ऐसा बोलना है कि भागीरथी में काट के फेंक दो। तो जब एक तरफ इस तरीके से बयानबाजी है और वो मुस्लिमों को पसंद आती है, ऑब्वियसली पसंद आएगी उनको, तो वहां पर जीतने का मंत्र तो कुछ होगा बीजेपी का ना। ये कैसे जीतेंगे? प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं गमछा लहराते हुए बिहार की जीत के बाद माँ गंगा बंगाल भी गई हैं, तो बीजेपी आएगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का एफर्ट पूरा रहेगा, गृह मंत्री का एफर्ट पूरा रहेगा, राष्ट्र कार्यालय का एफर्ट पूरा रहेगा, हम लोगों का एफर्ट पूरा रहेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जो 4-5 नेता जो हमें रोज दिखाई देते हैं, उसके वो जो किसी को सामने नहीं आने दे रहे हैं, यही डुबाएगा, यही डुबाएगा। फिर अब ऐसे में अगर ममता बनर्जी को भी बात करें कि उनकी पावर क्या मौलवी मौलाना ही हैं या फिर कुछ और उनकी पावर है? देखिए, ममता बनर्जी की एक चीज सराहनीय है और उसको सराहना चाहिए, क्योंकि दिस इज पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में चाणक्य बुद्धि बहुत जरूरत होती है और चाणक्य मंत्र और मंत्रा भी बहुत जरूरत होता है अगर आपको किसी राज्य को जीतना है। मैं बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक थी और जब से मैंने देश की राजनीति स्टार्ट की, मुझे समझ में आया है कि जब तक आप बहुत स्ट्रैटेजिकली डायबॉलिक माइंड नहीं प्ले करते हो तब तक आप किसी राज को नहीं जीत सकते हो। ममता बनर्जी की एक चीज बहुत खूबसूरत है कि उसका मंत्री चोर है फिर भी वो कहती है मेरा है, उसका मंत्री आवारा लफंगा है फिर भी वो कहती है मेरा है, उसका मंत्री रंगे हाथ पकड़ाता है फिर भी वो कहती है मेरा है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, नूपुर ने 6 साल की बच्ची और प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ बोल दिया, सस्पेंड। अच्छा टी राजा, अच्छा मुसलमानों को कुछ बोल रहा है, फैक्ट बोल रहा है, उसको इतना टॉर्चर कर दो कि वो घर में बंद हो जाए। तो ये जो सबको एक मतलब समेट करके और प्यारा प्यारा बन करके जो राजनीति करने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा परे हो जाना चाहिए, कम से कम पश्चिम बंगाल के इस बार के इलेक्शन में, और फ्री हैंड हम लोगों को दे देना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल टिकट नहीं चाहिए, बिकॉज मेरा पूरा का पूरा फाइल जो है वो यूएन के लिए। मैं टिकट पे ही आ रहा था कि पहली बार नाजिया इलाही खान इतना सॉफ्ट है ममता बनर्जी पर, ये व्यूअर्स भी कहेंगे। और फिर उसके साथ सवाल आएगा जो मैं अपने व्यूअर्स का सवाल अभी से बता दे रहा हूँ कि क्या
टीएमसी से टिकट चाह रही हैं क्या आप नाजिया इलाही खान? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। मैं टीएमसी से होकर आई हूँ, तो मुझे वो पूरा का पूरा पता है। वो सर पे दुपट्टा रखो, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलो, और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना पढ़ो, और मुसलमानों की तारीफ करो, और मुसलमान रिसाइटेशन की तारीफ करो, मुसलमान उम्मा और कठमुल्ला की तारीफ करो। दैट आई कांट डू, मेरे से नहीं होगा। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो टीएमसी से नहीं चाहिए? अरे बाबा, किसी से नहीं चाहिए, ना बीजेपी से चाहिए ना टीएमसी से चाहिए। मुझे यूएन जाना है, मैं यूनाइटेड नेशन जाने की तैयारी में हूँ। मुझे कोई टिकट किसी से भी नहीं चाहिए। और जब तक मेरी उम्र 40-42 नहीं हो जाती है, मैं इलेक्शन लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। हाँ, अभी आपके सामने बैठ करके बोल के जा रही हूं कि अगर बीजेपी बोलेगी मुझे तो 2029 में मैं लोकसभा इलेक्शन के लिए जरूर मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के टिकट के लिए अगर दे देगी तो मैं, आप खुद न्यूज में चला दीजिएगा कि नाजिया ने जाकर के कैंसिल कर दिया। मुझे नहीं चाहिए। मेरी पूरी की पूरी तैयारी जो है वो यूनाइटेड नेशन के लिए है। तो फिर ममता बनर्जी से कौन लड़ेगा भाई, जब सब बंगाल से निकलते जाएंगे? नहीं, मैं बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक होकर के गई ना, मैंने कितने मल्टीपल अनकाउंटेबल मैंने सभाएं की। मैं नगर निगम इलेक्शन में महाराष्ट्र में गई, अनकाउंटेबल मैंने सभाएं की हैं। अभी मैं आसाम जा रही हूं, तो उसी तरीके से मैं प्रचारक होकर के मैं जाऊंगी पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की तो मैं वोटर हूं। और मैंने भारतीय जनता पार्टी तो पश्चिम बंगाल में ही ज्वाइन किया, बाद में मैं राष्ट्रीय कार्यालय आई। तो मेरी तो जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फर्ज है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा इलेक्शन में भगवाए हिंद करने के लिए, भगवा लहराने के लिए मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूं, चाहे जितनी बार भी मुझे डिटेंशन देखना पड़े, चाहे जितनी बार भी मुझे अरेस्ट होना पड़े। लेकिन मैं जाऊंगी और मैं वहां पर 2 महीना बैठ करके काम करूंगी। अब मेरे अभी आई थिंक मैं 4 दिन पहले मैं पश्चिम बंगाल में थी, कलकत्ता हाईकोर्ट में मेरा मैटर था, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, सब कुछ मैं करके आई हूँ। तो पश्चिम बंगाल में टिकट के लिए ही जाना मुझे नहीं लगता है। आई एम नॉट दैट मच ग्रीडी। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से थोड़ा पहली बार वो भी लग रहा है कि डरी हुई है, उसका कारण कि अब की हुमायूं कबीर अलग है, और आप जवाब दीजिए, ISF भी उतना एक्टिव है, और ओवैसी भी जा रहे हैं। आई एम नॉट अग्री, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ, और ओवैसी हुमायूं का गठबंधन हो सकता है। मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, ममता बनर्जी जीते जी असदुद्दीन अवैसी को कभी भी पश्चिम बंगाल में पैर रखने नहीं देगी। ओवैसी भी कम पीछे रहने वाले थोड़ी हैं। ना, आप मुझे जितनी बार भी, बीजेपी तो रखवा ही सकती है पैर। बीजेपी और अवैसी, नो वे। बीजेपी तो सपोर्ट करके रखवा सकती है, बी टीम तो है ही ना। अब सवाल नहीं, सीधे ये जवाब है कि बी टीम है तो है। नहीं, आप सोचिए, बिहार में जिताया, BMC में जिता दिया। लेट मी कंप्लीट। भारतीय जनता पार्टी आज तक कैलाश विजयवर्गीय को दोबारा पश्चिम बंगाल नहीं भेज पाई, अवैसी को क्या भेजेगी? कैलाश विजयवर्गीय। अब आप सोचो, अब मैं गलत हूँ? नहीं, आप गलत नहीं है। गलत हूं मैं? तो जो इतना बड़ा नेता कैलाश विजयवर्गीय, हम लोग तो भाई साहब बोलते हैं, हालांकि मेरे अब्बा के उम्र के हैं, तो जब उनके ऊपर एक पूरा कानूनी कार्रवाई का सिनेरियो सेट हुआ, और वो जो वहां से मतलब पालिए चेन, तो दोबारा वो पश्चिम बंगाल आ पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर सच में अवैसी को पहुंचवा सकती है तो कैलाश विजयवर्गीय को पहुंचवा दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैलाश विजयवर्गीय मुस्लिमों का वोट नहीं काट पाएंगे ना, ओवैसी काट के देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा फल किया था 2019 और 2021 में, अगर कैलाश विजयवर्गीय फिर से आते हैं तो शुभेंदु दादा और कैलाश विजयवर्गीय की जो टीम बनेगी, वो टीम हमें 150 तक ले जाएगी। एंड आई एम डैम श्योर, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को कार्यकर्ता और नेता पिक करने का बहुत अच्छा अनुभव है। उनको पता है, अच्छा नाजिया को मुस्लिम एरिया में भेजो, अच्छा यहां पर कानूनी बात है, यहां पर प्रियंका को भेज दो, नाजिया को भेज दो। वो ऐसे डिवाइड करते हैं, वो ऐसे काम करवाते हैं, बिकॉज ही नोज के मतलब ये एरिया में हम कैसे वोट कैप्चर कर सकते हैं, इस एरिया में हम कैसे वोट अट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सा नेता जो है वो इस मंच पे चढ़ेगा तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। भाई वो बड़े नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको पहुंचवा ही नहीं पा रही है पश्चिम बंगाल। आप अवैसी की बात कर रहे हो। दूसरी बात है कि असदुद्दीन अवैसी को एक फूटी नजर ममता नहीं देखना चाहती है, क्योंकि ममता
इज हर सेल्फ मुस्लिम मसीहा। तो एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकता है। वो कहाँ है? अब की 4 हैं, आईएसएफ और हुमायूं कबीर भी तो है। आईएसएफ का छोड़ ही दीजिए, एक आध सीटें आ गई, वही नौशाद सिद्दीकी जीत गया तो जीत गया, अदरवाइज कुछ होने जाने वाला नहीं है। हुमायूं कबीर हुमायूं कबीर जो है वो टीएमसी की बी टीम है। ना, लेट मी कंप्लीट। ममता बनर्जी साहिबा को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जब उन्होंने पूरा डिटेल निकाला, जब उन्होंने पूरा रिसर्च निकाला, एक एक कॉन्स्टिट्युएंसी को जब उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट देखा, तो उनको एक चीज समझ में आ गया कि जहां जहां उनकी पार्टी के लोग जीते हैं वहां वहां मुसलमानों के वोट से ही सिर्फ जीते हैं और हिंदुओं का वोट कम हुआ है। ममता बनर्जी अगर इस बार भी नमाज का दुपट्टा और दुआ की हाथ और कलामात और तहजीब और तमद्दन और मोमिन और मोमिनात अगर करेंगी, तो उनको पता है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन जो फंडिंग करते हैं ममता बनर्जी को, जितने भी बड़े बड़े जो मतलब बिलियनर लोग हैं जो ममता बनर्जी को फंड करते हैं, उनकी पार्टी को फंड करते हैं इलेक्शन के टाइम में, वो हाथ खींच लेंगे। इसलिए ममता बनर्जी को ड्यूरिंग एंटायर इलेक्शन ब्राह्मण घर की बेटी बनना पड़ेगा। अब ब्राह्मण घर की बेटी अगर ममता बनर्जी बन जाती है तो फिर मुसलमान वोटर्स को अट्रैक्ट कौन करेगा? ये बाबर का जय जयकार कौन लगाएगा? औरंगजेब का जय जयकार कौन लगाएगा? और फिर हिंदुओं को गंगोत्री नदी में मार करके डुबाने की बात कौन बोलेगा? इसलिए हुमायूं कबीर को खड़ा किया गया। कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनने वाली, फीता कटा है, कोई ईटा भी नहीं रखाया है, वो सिर्फ एक छवि दिया गया, वो सिर्फ एक ड्रामा किया गया मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो बाबर की नाजायज औलाद मैं हूं। और मुसलमानों को पूरा का पूरा उन्होंने एक बकेट में रेडी करके हुमायूं कबीर के गोद में डाल दिया है। और अब वो एंटायर ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग वो मंत्रों का उच्चारण करेंगी, वो पाठ पूजा करेंगी ताकि हिंदू खुश होकर के उनको वोट करें। अच्छा, हुमायूं कबीर बी टीम है तो फिर क्यों 10 करोड़ की संपत्ति जब्त हो रही है वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद? क्यों हुमायूं कबीर की बेटी कह रही है कि पापा को नीचा दिखाने के लिए ममता बनर्जी ये सब कुछ कर रही हैं? अच्छा, अभी मैं उसका भी जवाब आपको दे देती हूँ। जब हुमायूं कबीर ने फंडिंग उठाई थी, डोनेशन, चंदा फंदा तो मुसलमानों की आदत है, चाहे जितने भी बड़ा हो जाए, चंदा और भीख लेने की आदत होती है। तो जब वो फंडिंग का बॉक्स खुला था बाबरी मस्जिद को के नाम पर, तो उसमें पाकिस्तान के करेंसी दिखाई दिए थे, उसमें डॉलर्स दिखाई दिए थे। अब जाहिर सी बात है कि वो करेंसी कोई पाकिस्तान से आके देखो तो नहीं गया, लेकिन ममता बनर्जी ने, और फंडिंग FCRA एक्ट के हिसाब से फंडिंग एक्सट्रीम हाई थी जब सारे 8 बक्से खुले थे। ममता बनर्जी ने कोई स्टेप नहीं लिया था, SBI ने स्टेप लिया था और गृह मंत्रालय ने स्टेप लिया था। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन SBI बैंक ने स्टार्ट किया है और गृह मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। और उसके बाद उसी कनेक्शन से जब वेरिफिकेशन और इंक्वायरी और इंटरोगेशन स्टार्ट हुआ, तब जाकर के पता चला कि इनकी इतनी अवैध संपत्ति है। और ममता बनर्जी को ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री है और लोगों का मुंह बंद करने के लिए और संविधान को थोड़ा सा सामने रख करके उन्होंने संपत्तियां जब्त करवाई। अब वो वाकई में अगर ऐसा कर रही हैं तो क्यों नहीं फरहाद हकीम की संपत्ति जब्त करवा रही हैं? करवा देनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ऊपर चीजें जान करके तय नहीं करना चाहिए, भीतर जा करके चीजों को डिकोड करना चाहिए कि ये जो पोल पट्टा और हिजाब खुला है हुमायूं कबीर की फंडिंग का और फाइनेंशियल स्टेटस का, वो SBI बैंक ने खोला है, वो गृह मंत्रालय ने खोला है, वो ममता ने नहीं खोला है। ममता मजबूर हो गई करने के लिए। तो मतलब कि हुमायूं कबीर बी टीम ही है? ऑब्वियसली आप देख लेना, जहां ममता बनर्जी साहिबा का अगर थोड़ा सा भी सीट कम होता है, हुमायूं कबीर बिल्कुल अलायंस होगा और डिप्टी CM का दावा ठोकेगा। चलिए, तो अब बंगाल से निकलकर थोड़ा अगर और राज्यों पे चलें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, 27 में चुनाव है, माहौल वहां भी बन चुका है। क्या लग रहा है कि सब साफ है या फिर अखिलेश की कुछ एंट्री है वहां पे? अभी तो देख रही हूँ मैं चुनावी माहौल को और ज्यादा चार्मफुल बनाने के लिए अचानक से अखिलेश यादव जी को भगवान राम पर विश्वास आ गया है, आस्था जागरूक हो गई है उनकी। मंदिर फिर भी नहीं गए अभी? मंदिर नहीं गए हैं, लेकिन आस्था जागरूक हो रही है उनकी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वन एंड ओनली योगी महाराज जी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो कोई भी वहां पर एफर्ट करेगा या जो कोई भी वहां पर अपना एफर्ट देगा, वो यूजलेस है,
वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स है, योगी के अलावा क्यों नहीं कोई? पॉसिबल ही नहीं है। एवरीवन इज हैप्पी कारण क्या है? विथ योगी। कहाँ एवरीवन इज हैप्पी? वो प्रयागराज में अहमद परिवार नहीं खुश है, मऊ में अब अंसारी कठमुल्ले परिवार योगी जी नहीं से खुश है, कहाँ ही खुश होंगे बरेली भैया। वाले नहीं खुश है, अरे तौकीर भैया, संभल वाले अब बर्क नहीं खुश है। भैया कठमुल्ले, पाकिस्तानी मानसिकता, जिहादी मानसिकता, ये सब कैसे खुश हो सकते हैं योगी जी से? क्या देश के 22 करोड़ को तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन 14-15 करोड़ मुसलमान कभी चाहते हैं कि वो देश के संविधान के हिसाब से चले, देश के कानून के हिसाब से चले? अगर वाकई में 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमान देश के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो नमाज में कुल काफिरून ही नहीं पढ़ते। मुसलमानों के हिसाब से तो देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत जो है वो भी काफिर है, और 5 वक्त नमाज में है, वो काफिर 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 चिल्ला रहे हैं कुल काफिरून के जरिया। तो जो व्यक्ति, क्या संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि मैं आपको काफिर बोलूं? क्या संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि कल सुबह जब मैं कोर्ट जाऊं और मैं चीफ जस्टिस को बोलूं काफिर, माय लॉर्ड सुनिए, और जब वो मुझे रिप्लाई करेंगे कि मैं तुमको सैक कर दूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट लगा दूंगा और मैं 25,000 रुपए का और तुम्हारा पेनल्टी लगा दूंगा, तो मैं कहूंगी मेरा कुरान कह रहा है आपको काफिर बोलने के लिए, क्योंकि आप घर से निकले होंगे पाठ पूजा करके, आप हिंदू हैं, तो मेरा कुरान मुझे इस बात की अनुमति दे रहा है कि मैं आपको काफिर बोलूं। तो कौन मुसलमान है जो संविधान मान रहा है? लेकिन लगता नहीं कि थोड़ा बुलडोजर कम चले, एनकाउंटर अवैध कम हो? निर्माण पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या फूल बरसेगा? मुझे एक बात बताएं। देखिए, हर एक राज्य, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी, 9 यूनियन टेरिटरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट, ठीक है। हर स्टेट में एक कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम जिसको कहा जाता है, और वो जो कॉरपोरेशन नगर निगम होता है वो क्वासी गवर्नमेंट होता है, मतलब वो डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं होता है, वो स्टेट राज्य सरकार से रिकॉग्नाइज्ड होता है, अफिलिएट होता है, और हर क्वासी गवर्नमेंट का अपना रूल रेगुलेशन और एक्ट होता है, जिसको हमारे एलएलबी के बच्चे पढ़ते भी हैं। जैसे मैंने वेस्ट बंगाल पंचायत एक्ट पढ़ा है, मैंने कॉरपोरेशन एक्ट पढ़ा है, मैंने बिल्डिंग एक्ट पढ़ा है, तो वो आ जाता है हमारे देश के कानून में ही आ जाता है। तो ये सारे एक्ट बनते हैं और उसको देश के सर्वोच्च न्यायपालिका की अनुमति मिलती है। तो हम जितने भी राज्य हैं भारत में, वो कॉरपोरेशन एक्ट, बिल्डिंग एक्ट के हिसाब से जो अवैध निर्माण होते हैं उसको तोड़ने की अनुमति देता है। तो अगर किसी राम का टूट रहा है अगर अवैध है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी रहीम का टूट रहा है अगर वो अवैध है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो देख रही हूं कि अगर किसी हिंदू का टूटता है तो वो तो नहीं चीखते चिल्लाते हैं, वो सीधा कोर्ट जाते हैं, अपना जाकर के कार्रवाई करते हैं या स्टे का ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर भाई अब्दुल और अब्दुल्ला का टूटता है तब तो बस हो जाता है स्टार्ट, लुंगी का मुजरा खाना इन्हीं लोगों ने ले ली ना, दुपट्टा मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम वंदे मातरम नहीं बोल पाते हो, तुम संविधान को पहले नहीं रखते हो, लेकिन कम से कम घर टूट रहा है तब तो कोर्ट चले जाओ। ये मुजरा करके लुंगी में कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। अल्टीमेटली देश तो संविधान से ही चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर योगी महाराज जी ने बियॉन्ड द लॉ अगर एक भी ईटा तोड़ा होता तो ये कठमुल्ले उनको छोड़ते नहीं। वो अभी भी तो शांत नहीं बैठ रहे हैं ना। क्यों शांत आज जब हम बात कर रहे हैं 10 फरवरी को, तो अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कि 7 पुश्तें कयामत तक इनका मकसद नहीं पूरा होगा, बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये दावा कर रहा हूँ कि कोई इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता है, कयामत तक नहीं बनेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। भारत देश में जैसे 57 मुस्लिम मुल्क होते हैं, तो हम लोग उसको क्यों बोलते हैं मुस्लिम मुल्क? 57 मुस्लिम मुल्क है ना पूरे ब्रह्मांड में, हम लोग क्यों उसको बोलते हैं मुस्लिम मुल्क? जस्ट बिकॉज कि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, हाँ, मेजोरिटी में मुस्लिम है, इसलिए हम उसको मुस्लिम मुल्क बोलते हैं। तो हमारे भारत में किसकी मेजोरिटी ज्यादा है? हिंदुओं की। तो यह हिंदू राष्ट्र है। दूसरी बात कि मुगल आक्रांता जो बाहर से आया, जो कोई पर्शिया से आया, कोई अरब से आया, कोई मदीना से आया, उसका यहाँ क्या काम? और उसकी मस्जिद क्यों बनेगी?
सही बात है कि क़यामत तक नहीं बनने नहीं, देंगे। अगर बाबर की अब मैं मस्जिद अगर बनाने के कह लिए दूं, कोई हुमायूं आगे आ रहा है, अभी अभी आपके प्लेटफॉर्म पे मैं कह रही हूँ कि मक्का मुअज्जमा के ठीक बगल में मैं राम मंदिर बनाऊंगी। हालांकि आई हैव वेरी गुड रिलेशन विद मोहम्मद बिन सलमान। क्या वो गुस्सा नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और अगर यही बात मैं मक्का मुअज्जमा जा करके यूएई जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल के आऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रोड पर चिक चिक करके आऊं कि मक्का मुअज्जमा के बगल में मैं राम मंदिर बनाऊंगी, क्या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा मोहम्मद बिन सलमान? अल हन्नान मुझे छोड़ देगा, कहेगा दूध भात हो जाओ नाजिया। तो आप दूसरे देशों में देखो कि जब दूसरे देश में कोई गलती करता है तो वहां के लोगों की जुबान काट दी जाती है। आप देखिए इटली में मिलोनी ने, इटली के एक मस्जिद में एक पाकिस्तानी इमाम था और वो इस्लाम की तबलीग कर रहा था। मिलोनी ने क्या किया, मैं आपको 48 घंटे पहले की बात बता रही हूँ। मिलोनी ने क्या किया, उसको और उसके परिवार को डिपोर्ट कर दिया ऑलरेडी। 48 घंटे का न्यूज बता रही हूँ मैं आपको कि भाई तुम यहाँ मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते तो तुम अपने देश में जाओ। तो जिसको बाबरी मस्जिद बनाना है, पर्शिया चले जाओ, ईरान। नहीं, बना कौन रहा है? देखिए, कुछ भी हो जाएगा, वैसे भी खमनी को बाबरी भी मस्जिद सहारे बना की कौन रहा है? जरूरत ये है। भी देखिए ना, बाबर जिसके बेटे का नाम हुमायूं था, तो आज भी हुमायूं कबीर ही तो बना रहा है ना, तो फिर क्यों दिक्कत? दूर, ये पूरा एक एक्ट है विधानसभा इलेक्शन मुसलमानों के वोट के लिए। हुमायूं कबीर, अच्छा आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, वो भाजपा में भी आया है, उसको भाजपा से टिकट मिला था। पार्षद रहा। तो आप सोचिए कि भाजपा किसको किसको ले लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट एन एक्ट एंड नथिंग एल्स। और पैसे वैसे भी आ गए, हालांकि वो पैसे टिक नहीं पा रहे हैं उसके पास, उसको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। जब तक हम जैसे लोग हैं तब तक बाबरी मस्जिद वाकई में क़यामत तक हम लोग बनने नहीं देंगे। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि इवन टिप्पू सुल्तान मस्जिद है पश्चिम बंगाल में, उसके बैक साइड में अवैध बहुत बड़ा एक चांदनी चौक का पूरा वो है, बाजार है, जो झोपड़ वोपड़ प्लास्टिक घेर करके लगाया हुआ है, जो पूरा का पूरा अवैध है। जो दुकानें हैं वो वैध है, लेकिन जो बाहर में बाजार लगाया हुआ है वो अवैध है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहां पर एक माँ लक्ष्मी की मंदिर बनानी चाहिए टीपू सुल्तान मस्जिद के ठीक बगल में। बहुत बड़ी जगह है, इट्स एक्सट्रीम, इट्स ह्यूज। इवन अभी जो मैं 4 दिन पहले बंगाल में थी तो मैं चांदनी चौक गई भी थी, बिल्कुल टिप्पू सुल्तान मस्जिद के बगल में गई थी, मुझे कुछ डायरीज वगैरह खरीदना था। तो मैंने अपने ड्राइवर से भी कहा कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी की मंदिर बहुत अच्छी बनेगी। तो मतलब कि योगी का बुलडोजर चलता रहे, सत्ता आ जाएगी? ये देखिए, ये बहुत आपने कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात कही है, एंड आई थिंक इट्स नॉट सूट ऑन यू। बुलडोजर से सत्ता नहीं आ रही है, बुलडोजर इस विपक्ष तो यही कहता है। विपक्ष का काम है कहना। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को अपने अचीवमेंट्स बताने चाहिए, विपक्ष को अपना अपना कार्य बताना चाहिए। उनका अचीवमेंट है दिन का 10 ट्वीट करना। हाँ, तो अब उनको पता है ना कि हम क्रिटिसिज्म पे जाएंगे। अब जैसे बिहार इलेक्शन, मैं जिस मंच पर अपनी स्पीच रख रही थी, फडणवीस जी मेरे साथ थे, चिराग पासवान जी मेरे साथ थे मंच पर, मैं वहां पर जब अपनी स्पीच रख रही थी, उससे 9 किलोमीटर की दूरी पर अखिलेश यादव अपनी स्पीच रख रहे थे, और अखिलेश यादव अपनी स्पीच में गुंडाराज और जंगल राज की बात कर रहे थे, और मैं अपने मन से अपनी स्पीच पे मैं योजनाओं की बात कर रही थी, मैं महिलाओं को शिक्षित करने की बात कर रही थी, यही फर्क है। मैं महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात कर रही थी। तो आप सोचिए कि जो जैसा होता है वो वैसी ही बातें, वैसे ही शब्द मुंह से निकालता है। आपने कभी रोड पर देखा है कि कुत्ता और दूसरे जानवर एक साथ बैठे हुए हैं? नहीं, कुत्ता कुत्ते के साथ बैठता है, बिल्ली बिल्ली के साथ बैठती है, शेर शेर के साथ बैठता है, लोमड़ी लोमड़ी के साथ बैठता है। तो जो अब जैसे एक चरसी अगर गंदा कुचैला कपड़ा पहन करके रहता है तो वो दूसरे चरसी के साथ बहुत खुश रहता है, लेकिन हम जैसे लोग अगर उसको जाकर के अच्छा कंबल देंगे तो ऐसा मुंह बनाता है जैसे लगता है कि हमें ही काट खाएगा। बल्कि हम उसको ब्लैंकेट देना चाह रहे हैं लेकिन वो लगेगा कि हमें ही काट खाएगा, लेकिन वो बहुत फेमिलियर हो जाता है जब उसको दूसरा चरसी मिलता है। तो जो जैसा होता है वो वैसे के साथ ही खुश रहता है। और विपक्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं है जो वो जनता को याद दिलाए कि देखो हम सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे लिए ये किया। तो जनता भावुक होती है। आखिरी सवाल, 2017 में जो जीत हुई उत्तर प्रदेश में, 2022 में हुई, क्या 2023 में उससे बड़ी जीत होने जा रही? 403 सीट में आप कितना देख रहे हैं यूपी में? मुझे लगता है कि मतलब
50 भी आ जाए अखिलेश को तो बहुत हो जाएगा। बीजेपी अखिलेश को 50 भी आ जाए तो बहुत होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्टिव उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, मेरा 2 दिन तो वृंदावन, मथुरा, मुजफ्फरनगर में ही गुजर जाता है हफ्ते चलिए, में। अखिलेश की 50 आ जाए तो बड़ी बात, लेकिन 350 फिर भी बच रही, 353, उसमें से कितना बीजेपी? बीजेपी रिमेनिंग द एंटायर बीजेपी 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस के साथ तीसरी बार योगी आदित्यनाथ सत्ता। एकदम चैलेंज है मेरा, चैलेंज चैलेंज है मेरा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। हर हर फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? बंगाल चुनाव पर इतना विस्तार से हमने बात की, और उत्तर प्रदेश पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।